मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं अनिल सारस्वत। यूँ तो हमारे देश में प्रतिपल, प्रति घंटे और दिन भर राजनीति के एपिसोड बनते ही रहते हैं, किंतु आज हमारी चर्चा का विषय विगत दिनों जारी रहे उस एपिसोड से है जो बसों को लेकर 3-4 दिन तक लगातार चलता रहा। चलता ही नहीं रहा बल्कि रोमांचक भी रहा। विस्तृत विवरण देने की ज़रूरत तो मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि आप सभी उससे भली भांति अवगत हैं, किंतु इस एपिसोड के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। विश्लेषण होना चाहिए, इसलिए भी ज़रूरी है कि सभी की समझ में यह आ जाए कि हमारे देश के कर्णधारों की सोच आम जन के प्रति क्या है। आज जिस पद को प्रधानमंत्री का नाम दिया जाता है, पूर्व के शासनकाल में महामंत्री कहा जाता था। चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य महामंत्री होने पर भी वे सामान्य कुटिया में रहते थे। चीन से उस समय फायान नामक एक यात्री आए। यह देखकर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि महामंत्री एक कुटिया में रहते हैं। उन्होंने चाणक्य से प्रश्न किया। चाणक्य का उत्तर था, जिस देश का महामंत्री सामान्य कुटिया में रहता है, वहाँ के नागरिक भव्य भवनों में निवास करते हैं। जिस देश के महामंत्री महालयों में निवास करते हैं, वहाँ की जनता कुटिया में रहती है। राजमहल की अटारियों में जनता की पीड़ा का आर्तनाद सुना ही नहीं देता। आज चाणक्य के विचार राजनीति में दम तोड़ चुके हैं। अब प्रधानमंत्री महालयों में रहते हैं और जनता कुटिया में। बिल्कुल विपरीत राजनीति में अंतर आया है। यही तो कारण है कि महालयों में जनता की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आम आदमी सड़कों पर भूखे प्यासे निराहार अपना सफ़र पूरा करने के लिए सड़कों पर काल कबलित हो रहे हैं। यह किसी एक राजनीतिक दल की सोच नहीं है। जो भी सत्ता के सिंहासन पर पहुंचता है, वह अति विशिष्ट हो जाता है। प्रधान होने के बाद महानुभावों की रक्षा के लिए अनेकों विशिष्ट रक्षक नियुक्त किए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं। आम जन तो क्या, खास जन भी इनकी इजाज़त के मिल तो सकता ही नहीं है, दर्शन भी नहीं कर सकता। इस रक्षा पर जनता के, देश के करोड़ों रुपयों का खर्च हो जाता है। जनता से उसका रिश्ता, नाता टूट जाता है। वह अति विशाल वैभव में जीता है और जनमानस भूख और परेशानी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। हमारे देश में कोरोना का तांडव चल रहा है। अनेकों आम जन के प्राण तो जा ही रहे हैं, किंतु आपने सुना क्या कि कभी किसी अदना से स्तर का नेता इस बीमारी की चपेट में आया? यह सब तो वरदान प्राप्त हैं। कोई भी आंदोलन या बीमारी आए, ऐसा लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति कोई वरदान लेकर आया है। कोई भी नेता चपेट में नहीं आता। यह कौन सा फार्मूला है? यदि आपका कोई अति विशिष्ट मित्र नेता हो तो कृपया उससे यह फार्मूला जानने की कोशिश जरूर करें। एक देश के राजनीतिक दल कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा। मजदूर भारी तादाद में पैदल चल रहे हैं, इसलिए सरकार को कांग्रेस 1000 बसें मुहैया कराना चाहती है। एक तो पैदल चल रहे हैं, गर्मी बहुत है, खाने के लिए भी उनको लाले पड़े हैं। वह दया पर निर्भर हैं। जब उन्हें खाना मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो इस 44-45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में
वह सड़कों पर अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा कांग्रेस 1000 बसें उत्तर प्रदेश सरकार को मुहैया करा सकती है। कृपया आप अनुमति प्रदान करें। इस आशय का पत्र प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा। सरकार ने 2 या 3 दिन लगाकर उस पत्र का जवाब दिया और कांग्रेस की 1000 बसें सेवा में लेने का निर्णय लिया और प्रियंका गांधी को उस आशय का पत्र भी लिखा। खैर, नतीजा यह निकला कि 1000 बसों की सेवा उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं ली। अंततः 3-4 दिन बाद वह बसें वापस लौट गईं। इसके बाद जो परिणाम सामने आए और दोनों ही तरफ से वाकयुद्ध ट्विटर समाचार चैनलों पर चले, वह तो आपने देखे ही हैं। उनकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक नहीं है। कांग्रेस ने 1000 बसों का जो ऑफर उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 या 3 दिन में उसे स्वीकार कर लिया, फिर वह कौन सी आपदा आ गई थी कि बसों का उपयोग में नहीं लिया गया। बसों का ऑफर स्वीकार करने के बाद समझ में नहीं आया। इससे तो पूर्व में ही उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी को मना कर देती कि उनकी बसों की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार या राजनीतिक दल जो सत्तासीन है, उन्हें बाद में समझ में आया कि कांग्रेस की बसें लेने के बाद बहुत बड़ा प्रभाव वोटर्स पर पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को होगा। चूँकि बसों को स्वीकार करने की चिट्ठी जो पहले ही दी जा चुकी थी, अब अस्वीकार करने की चिट्ठी तो दी नहीं जा सकती थी। लिहाजा मूर्धन रणनीतिकारों ने बसों को उपयोग में न लाने के लिए जुगत निकालना, जुगत ढूंढना शुरू की। जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर का लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि आदि बहुत से बिंदु थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस की महामंत्री से पत्र लिखकर मांगे। कुल जमा नतीजा यह निकला कि बसें इन आधारों पर उपयोग में न लाने से मना कर दिया गया। यह भी उतना ही सही है कि प्रियंका गांधी ने भी राजनीतिक लाभ लेने की खातिर ही उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी थी। संयोग से वह सरकार द्वारा स्वीकृत भी कर ली गई। यदि स्वीकृत न भी की जाती तो कांग्रेस कुछ न कुछ लाभ उत्तर प्रदेश में लेने में कामयाब जरूर हो जाती। अस्वीकृत करने के बाद भी कांग्रेस लाभ में ही रही। उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में मजदूर अन्य प्रदेशों में रोजगार की खातिर गए थे। निरंतर लॉकडाउन हो जाने से रोजी रोटी की परेशानी को देखते हुए वह अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। अकूत संख्या में मजदूर सड़कों पर तो चल ही रहे थे। सरकार इन मजदूरों को परेशान होने से रोकने का कोई सहज उपाय भी नहीं कर पा रही थी। इस मौके का लाभ लेने के लिए प्रियंका ने सरकार को पत्र लिखा था। राजनीति तो सभी दल कर रहे हैं, सभी सत्ता में रहना चाहते हैं। भाजपा को भी वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला है, वह खोना ही नहीं चाहती। कमोवेश यही हालत कांग्रेस की है, बल्कि उससे भी बदतर। सवाल यह खड़ा होता है कि जो जनता के हित में काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी। राजनीतिक दल सत्ता तो पाना चाहते हैं, किंतु जनता के हित के काम नहीं करना चाहते, ऐसी नीतियां भी नहीं बनाना चाहते। सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर योगी सरकार ने जनता के हितों के काम किए होते तो किसी भी सूरत में जनता कांग्रेस को वोट नहीं देती, न देती।
इस तरह छल फरेब कर जनता से वोट नहीं लिया जा सकता। आखिर सत्ताधारी नेता जनमानस के भले के कार्य क्यों नहीं करते? यदि उत्तर प्रदेश की सरकार इन प्रवासियों को उचित समय पर उचित सुविधा प्रदान करती तो कोई कारण नहीं था कि प्रियंका गांधी को 1000 बसों की सेवा देने का मौका मिल पाता। सरकार ने बसों का प्रयोग नहीं किया, किंतु जनता को संदेश तो यह चला ही गया कि कांग्रेस सुविधा दे रही थी और भाजपा सरकार की हठधर्मिता से मजदूरों की उस सुविधा से वंचित कर दिया गया। या मजदूर ना भी कहें तो नागरिकों को सड़क पर चलने वाले गर्मी में उन पैदल राहगीरों को वंचित तो कर ही दिया। अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसी प्रदेश की सरकार, दूसरे ही दिन 2000 बसें सड़कों पर उतार देती। मित्रों, मैं अंत में कुछ वीडियो और पिक शामिल कर रहा हूं, आप उन्हें देखें और मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मेरी YouTube को देखें। आप इसे अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना।